में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। सीएम योगी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम योगी का दिल्ली दौरा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे दिल्ली। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सीएम योगी का दिल्ली दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे दिल्ली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2:45 पर हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। एयरपोर्ट से एनडीएमसी सेंटर पहुंचने का है कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का दिल्ली दौरा। सीएम योगी दिल्ली दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2:45 पर पहुंचेंगे हिंडन एयरपोर्ट। सीएम योगी एयरपोर्ट से एनडीएमसी सेंटर पहुंचने का कार्यक्रम है। 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचेंगे। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ दिल्ली में आज से 2 दिन का पार्टी का महामंथन चलेगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2:45 पर हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी की अहम बैठक होनी है और इस कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने सीएम योगी आदित्यनाथ भी जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। शीर्ष नेतृत्व पूरा शामिल रहेगा बीजेपी का। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ रहे हैं। पंकज, जिस तरह से सीएम योगी दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, अहम बैठक बताई जा रही है दिल्ली कार्यकारिणी की, क्या कुछ जानकारी है? जी शिखा, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ 2:45 पे हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में लैंड करेंगे। उसके बाद वो सीधे दिल्ली एमडीएमसी बिल्डिंग में चले जाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि 2024 को लेकर के महामंथन शुरू होने जा रहा है बीजेपी में, और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज शाम 4 बजे शुरू हो जाएगी। तो इसमें भाग लेने के लिए सीएम योगी उत्तर प्रदेश की तरफ से वहां पे जा रहे हैं, और बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव और 3 राज्यों में, चूंकि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इनको लेकर के महामंथन की शुरुआत होगी। और इसमें कुल मिला जुलाकर 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, साथ ही साथ 5 डिप्टी सीएम शामिल होंगे, 35 से 36 केंद्रीय मंत्री रहेंगे, और 350 से ज्यादा बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहेंगे। 17 राज्यों के जो विधानसभा के सदन के नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, और इनकी मौजूदगी में जो शीर्ष नेतृत्व की शीर्ष रणनीति जो बनती है वो बनाई जाएगी। तो इसी में सीएम योगी भी शामिल होंगे। जी पंकज, 2024 के चुनाव में अब समय बहुत कम बचा है, बड़ी रणनीति बनाने की तैयारी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी सीएम योगी आते हैं। इस कार्यकारिणी की बैठक में सीएम की मौजूदगी कितनी अहम मानी जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सीएम योगी की जो भूमिका है वो बीजेपी के जो चुनाव इस समय हो रहे हैं उसमें काफी अहम मानी जा रही है। पिछले चुनाव से ही देखा जाए तो सीएम योगी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। बात की जाए गुजरात की, तो अभी बीते दिनों जो गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ है, वो उसमें जहां जहां सीएम योगी ने चुनाव प्रचार किए हैं, वहां पे लगभग 92% सीटों पे बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो चूंकि ये कार्यकारिणी की बैठक है और यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ का रहना काफी अहम होता है, जो रणनीति बनाई जाती है, जो शीर्ष रणनीति होती है, शीर्ष नेतृत्व बनाता है, उसमें उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। तो ऐसे में 2024 को लेकर के क्या कुछ मंत्र ऊपर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दिया जाएगा स्टेट में, चूंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है और लगभग सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में है, और इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है यूपी से होके जाता है। तो यूपी फतह करने के लिए स्पेशल जो रणनीति बनाई जाएगी उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का रहना काफी अहम है। चूंकि कार्यकारिणी की बैठक है, तो इसके कार्यालय में दिल्ली में इस समय एक बैठक चल रही है। इसमें कार्यकारिणी में जो चर्चाएं होंगी, जो एजेंडे होंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन पे चर्चा करने के लिए एजेंडे भी तैयार किए जा रहे हैं। कार्यकारिणी की बैठक के पहले पीएम का एक रोड शो भी दिल्ली में निकाला जाएगा। आपको बता दें, पटेल चौक से लेकर के एनडीएमसी तक बिल्डिंग तक ये जो है कि निकलेगा रोड शो। उसके बाद ही जो है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के साथ जो है कि उनके मुखातिब होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी की भी मौजूदगी रहेगी, और कार्यकारिणी के अंतिम दिन पीएम मोदी खुद जो है कि कार्यकारिणी के सारे सदस्यों को संबोधित करेंगे।
जी पंकज, जिस तरह से चुनाव आते हैं तो बड़ी बड़ी सौगातें दी जाती हैं हर राज्य को, हर प्रदेश को। तो क्या इस कार्यकारिणी में इन सब चीजों पर भी चर्चा हो सकती है कि किस राज्य में किस बड़ी सौगात की जरूरत है जिससे चुनाव में काफी असर देखने को मिलेगा? जी शिखा बताना चाहेंगे कि जो कार्यकारिणी की बैठक होती है उसमें देश में और प्रदेश में बीजेपी के जो मुद्दे होते हैं, एजेंडे होते हैं, जो रोड मैप तैयार किया जाता है और रणनीति बनाई जाती है, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा होती है। खास करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पे भी चर्चा होती है। तो किस राज्य में और हमारे चुनावी मुद्दे क्या होंगे और कैसे जीत हासिल की जाए, क्योंकि देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में जो 14 सीटों पे जो है कि बीजेपी बैकफुट पे रही है, उन पे भी कैसे रणनीति बनाई जाए कि उन 14 सीटों को भी जीता जाए। जी बिल्कुल। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज जुड़े थे। तो अहम बैठक होनी है जिसमें शामिल होने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। 2 दिवसीय बैठक होगी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेके अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। काफी अहम माना जा रहा है इस बैठक को, क्योंकि 2024 की तैयारियों में लगा हुआ है बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व, और इसको देखते हुए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां 26 जनवरी से कांग्रेस शुरू करेगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, 26 जनवरी से कांग्रेस शुरू करेगी एक और अभियान, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की होगी शुरुआत। लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की कोशिश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी सम्मेलन में होंगे शामिल। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस एक और अभियान को शुरू करेगी। 26 जनवरी से कांग्रेस शुरू करेगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जहां एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देखने को मिल रही है और अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को, तो एक और अभियान शुरू करने जा रही है कांग्रेस। लगातार कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करती नजर आ रही है, जब भारत जोड़ो यात्रा से भी काफी असर देखने को मिल रहा है और अब एक और अभियान की तैयारी में है। 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की कोशिश है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि लगातार कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, कांग्रेस को लगातार अच्छा रिस्पांस मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा से, अब एक और अभियान हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल शिखा, बताना चाहेंगे कि जो सितंबर माह में शुरू हुई थी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और ये जो है कि 30 जनवरी को कश्मीर में जाके खत्म होगी। तो देखा जाए तो इतने लंबे अरसे से जो एक भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है, इससे लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला है और काफी लोग जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। चूंकि देखा जाए तो शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि कांग्रेस जैसे बैकफुट पे है, पता नहीं ये यात्रा सफल होगी या नहीं होगी, लेकिन जैसे कन्याकुमारी से यात्रा आगे बढ़ी, धीरे धीरे करके कारवां निकलता गया और लोग जुड़ते गए, वही वाला हाल हुआ। कहीं ना कहीं हर स्टेट में लोगों का जुड़ाव देखने को मिला और जैसे जैसे वो यात्रा आगे बढ़ी कश्मीर की तरफ, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, एक जन सैलाब चूंकि राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में निकला, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पॉजिटिव है कांग्रेस के लिए। और इसी को देखते हुए कांग्रेस अब 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी और लोगों से जाकर मिलेगी। चूंकि ये अभियान भी माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के सफल होने के बाद कहीं ना कहीं एक तरह से ये अभियान भी लोगों के साथ कांग्रेस का जुड़ाव एक अलग तरह से पैदा करेगा और इसका फायदा आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है। शिखा जी पंकज, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अभी जैसे कोरोना का मामले सामने आ रहे थे, कोरोना का प्रभाव देखने को मिल रहा था और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी निशाना साधा गया, कोरोना कैरियर बताया जा रहा था। और अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जब शुरू होगी, कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टियां हैं वो कांग्रेस से डरती हुई भी नजर आएंगी और एक बार फिर क्या इस तरह का कुछ आरोप लग सकता है? और इस जो शुरुआत कर रही है कांग्रेस इस अभियान की, क्या इसको लेकर कुछ अड़चनें खड़ी हो सकती है क्या कांग्रेस के लिए?
बिल्कुल शिखा, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा के समय जो स्थिति बनी रही, चाहे चाइना हो, जापान हो, बेल्जियम हो, तो इन सब देशों में जिस हिसाब से कोरोना विस्फोट हुआ, उसको लेके कहीं ना कहीं एक भय का माहौल पैदा हुआ। और देश में भी जो है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी आपातकालीन बैठक बुलाई थी, और मनसुख भाई मांडविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी आपात मीटिंग की थी, और पूरे देश में मतलब एक तरह से मॉक ड्रिल चलाई गई थी कि अगर जो स्थिति यहाँ भी भयावह होती है तो उसे कैसे निपटा जाए। तो उस समय चूंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, और कहीं ना कहीं लोगों का एक हुजूम था, जो आपको बता रहे हैं कि ज्यादा रिस्पांस मिला है लोगों का कांग्रेस यात्रा को। तो उसमें एक डर बना हुआ था कि इस तरह की स्थिति अगर जो हो रही है तो यहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन बढ़ेगा, तगड़ा होगा, और काफी लोग इससे प्रभावित होंगे। इसको लेकर के राहुल गांधी को भी पत्र लिखा था मनसुख भाई मांडविया ने कि जो भी यात्रा में जो भी यात्रा निकाली जा रही है, तो कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल है, इसका पालन किया जाए। लेकिन देखा गया तो चूंकि भारत में जिस तरह से व्यवस्था की गई है, कोरोना की लहर नहीं आई और कोरोना से भारत अभी मुक्त है। तो ऐसे में जो है कि राहुल गांधी की ये यात्रा कहीं ना कहीं सफल होते हुए आगे बढ़ रही है कश्मीर की तरफ। और दूसरी बात ये कि अब जो ये हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकालेगी, इसमें भी माना जा रहा है कि जनसैलाब जरूर रहेगा और लोग जुड़ेंगे इससे भी, और डोर टू डोर जाना है। लेकिन अभी कोरोना का कोई खतरा नहीं है। लेकिन चूंकि कांग्रेस अब धीरे धीरे अपनी खोई हुई जमीन की तलाश कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी अपने रणनीति बनाने में पीछे नहीं हट रही है। देखा जाए तो 2024 को लेकर के दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, और तमाम वो मुद्दे होंगे, तमाम वो सीटें हैं जहां पे बैकफुट पे रही है बीजेपी, उनको भी जीतने पे चर्चा होगी। और जो नया समीकरण बनाया जाएगा कि कैसे कार्यकर्ताओं में जान डाली जाए, और जो है कि जो 300-350 की सीटों को पार करने का जो लक्ष्य बनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उसको कैसे पूरा किया जाए। तो सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हैं। और अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई जमीन को तलाश कर रही है, और जो सुस्त पड़ी हुई पार्टी थी, अब एक्टिव मोड में दूसरी यात्रा 26 जनवरी से निकालेगी। जी पंकज, पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारा जो भी ये यात्राएं हैं, जो अभियान है, वो भारत को जोड़ने के लिए है, ना कि राजनीतिक और चुनावी। तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से ये बताना चाहेंगे कि चूंकि राहुल गांधी ने ही पहले कहा था कि हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये एक सामाजिक यात्रा है, और भारत को और लोगों को, भारतीय लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने की, जोड़ने की यात्रा है। इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। लेकिन चूंकि कहना कुछ और होता है और करना कुछ और होता है। देखा गया है कि सारे पॉलिटिकल लीडर इसमें जुड़े हुए हैं, और राजनीतिक गलियारे में भी इसके जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं कई मायने निकाल रहे हैं। यानी जो कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी थी, कहीं ना कहीं उसको पाने के लिए यह सब कार्य किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा। तो उसी हिसाब से जब ये अभियान चलाया जाएगा, भारत जोड़ो अभियान, तो उसी का ये एक हिस्सा, राजनीतिक जानकारी ये मान रहे हैं कि उसी का ये एक हिस्सा है। और स्टेट में जब ये चलेगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो सबसे कतार में सबसे पीछे खड़ी है, उसको कहीं ना कहीं फायदा होगा, और लोगों का थोड़ा सा जब जुड़ाव होगा भारत यात्रा में, चूंकि लोग जुड़े हैं, तो उसका भी रिस्पांस मिलेगा, और प्रदेश में भी जो है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। शिखा जी पंकज, हमने ये भी देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में कई सितारे जुड़े थे, कई बड़ी हस्तियां भी जुड़ी थी भारत जोड़ो यात्रा में। तो क्या हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में भी कई सितारे देखने को मिल सकते हैं? और सितारों की जुड़ने से, मौजूदगी से कितना प्रभाव पड़ सकता है कांग्रेस के अभियान को? देखिए शिखा, बताना चाहेंगे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी सम्मेलन करेंगे इसको लेकर के, और जो है कि बैठकों का दौर एक चलेगा, जिसमें नीतियों की, कांग्रेस की नीतियों का निर्धारण होगा कि कैसे कैसे इस यात्रा को और इस अभियान को आगे बढ़ाना है। जाहिर सी बात है कि अगर जो स्टेट लेवल पे ये चलाए जाएंगे, और तो इसमें स्टेट के जो बड़े चेहरे हैं उनके जुड़ने की बात सामने आ रही है। और अगर जो ये नेशनल स्तर पर, नेशनल लेवल पे अगर जो आगे बढ़ेगा, तो जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो फिल्मी सितारे हो या बड़े नेता हो, उनका साथ मिला राहुल गांधी को, जाहिर सी बात है कि भारत जो हाथ जोड़ो अभियान में
भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही कहीं ना कहीं जनसैलाब सपोर्ट करेगा राहुल गांधी को, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अब देखा जाएगा कि 26 जनवरी के बाद जब ये यात्रा निकल रही है तो इसका कितना बेनिफिट कांग्रेस को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए थे। तो 26 जनवरी से कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी। अब रुक करते एक और बड़ी खबर की तरफ, जो है लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कोहरे के चलते कई रोडवेज बसें निरस्त हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कोहरे के चलते कई रोडवेज बसें निरस्त। बड़ी खबर लखनऊ से, रोडवेज बसें निरस्त होने से डग्गामार बसों की मौज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यात्री जान जोखिम में डालकर कर रहे सफर। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोहरे के चलते रोडवेज बसें निरस्त हो गई हैं। रोडवेज बसें निरस्त होने से डग्गामार बसों की मौज हो गई है। यात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं और प्रदेश भर में कोहरे की वजह से अब तक 4800 बसें निरस्त हो चुकी हैं। निस्तारीकरण लगातार जारी है और बसों का निरस्तीकरण अभी भी जारी है। राजस्व का भी नुकसान हो रहा है इससे, और लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार सफर कर रहे हैं। और इस खबर पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, डग्गामार बसों की मौज हो गई है क्योंकि कोहरे के चलते बसों को निरस्त कर दिया गया है। किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां आम जनता के लिए देखने को मिल रही है? जी शिखा, आपकी बात बिल्कुल सही है। कोहरे के चलते बसों का संचालन रोकने के आदेश के बाद धड़ाधड़ बसों का निरस्तीकरण इस समय हो रहा है, वो यूपी रोडवेज द्वारा। और सर्दी शुरू होने के बाद प्रदेश भर में अब तक 4800 से अधिक बसों को कोहरे के चलते कैंसिल कर दिया गया है। और इस वजह से शिखा बताना चाहूंगा कि डग्गामार बसें जो होती है वो उनकी चांदी हो गई है, क्योंकि यात्रियों को तो जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, और वो अपनी जान जोखिम में डालकर उनको सफर करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, और निरस्तीकरण की ये प्रक्रिया अभी रुकी नहीं है, अभी ये जारी ही है। और इससे लगातार यूपी रोडवेज को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। और डग्गामार बसें एक तो बहुत ही तेज फर्राटा भरती हैं, उनको जल्दी होती है अपने गंतव्य पे पहुंचने की, ताकि वो दोबारा फेरा डाल सके, और अनाप शनाप किराया भी ये लोग लेते हैं। तो इस तरह से देखने वाली बात यह है कि यूपी रोडवेज को इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये भी आपको मैं बता दूं कि कोहरे के चलते लगातार फ्लाइट और ट्रेनें भी लेट हो रही हैं, जिसका असर भी बस यात्रियों पर पड़ रहा है। ये लोग बस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और रोडवेज बस ना मिलने के नाते डग्गामार बसों की तरफ भाग रहे हैं। अमौसी जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की अगर आपको बात बताऊं तो एक हफ्ते में 568 फ्लाइटें देरी का शिकार हो चुकी हैं, और रेलवे की 2856 ट्रेनें लेट रही हैं। इन सबका असर यात्रियों पे पड़ता है, और ये लोग जब रोडवेज बसों में यात्रा करना चाहते हैं तो वो बंद भी मिल रही है, जिसके नाते इन्हें डग्गामार बसों की तरफ भागना पड़ रहा है। और ये बहुत ही दिक्कत की बात है यात्रियों के लिए। जी शिखा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़े हुए थे। तो कोहरे के चलते जहां आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बसों के निरस्त होने से राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर फिर उठ रही मांग। केंद्रीय राज्य कर्मियों के विभिन्न संगठन करेंगे आंदोलन। 21 जनवरी को केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में होगी बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय राज्य कर्मियों के विभिन्न संगठन करेंगे आंदोलन। पुरानी पेंशन का मामला 21 जनवरी को केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में होगी बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 से 20 फरवरी तक केंद्रीय स्तर पर ऑनलाइन पिटीशन। पीएम और सीएम, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो है लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम और सीएम को पोस्ट कार्ड भेजने का भी अभियान शुरू किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर फिर उठ रही है मांग। केंद्रीय राज्य कर्मियों के विभिन्न संगठन करेंगे आंदोलन। और इस खबर पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, पुरानी पेंशन का मामला फिर से देखने को मिल रहा है। 10 से 20 फरवरी तक केंद्रीय ऑनलाइन पिटीशन जारी करी जा सकती है, केंद्रीय स्तर पर ऑनलाइन पिटीशन जारी करी जा सकती है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अगर प्रदर्शन होता है तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल शिखा, ये जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग बहुत पुरानी है कर्मचारियों की, और ये चूंकि सरकार ने उत्तर प्रदेश में ये पेंशन बंद कर दी, नई पेंशन योजना लागू की, इसको लेकर के बहुत पुराने समय से ये आंदोलन चल रहा है। और देखा जाए तो
जो 4-5 राज्यों में पुरानी पेंशन की जो योजना फिर से लागू कर दी गई, उसको लेकर के ज्यादा बवाल हो रहा है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और अब हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे चूंकि बीजेपी की किसी में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है और यहाँ पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है, तो इसलिए भी ये आंदोलन तेज होता जा रहा है और पुरानी पेंशन बहाली की मांग फिर से हो रही है और उसका आंदोलन भी तेज होता जा रहा है। एक संगठन है, बताना चाहूंगा आपको, अटेवा, यानी कि उसका पूरा नाम होता है ऑल टीचर्स एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन। इसका पेंशन बचाओ मंच है जो ये पूरी लड़ाई लड़ रहा है। उनकी अभी बैठक हुई है और वो कह रहे हैं कि जब ये इन 5 राज्यों में पुरानी पेंशन लागू की जा सकती है तो यूपी सरकार क्यों नहीं कर रही है, और इसी को लेकर ये सारी कवायद चल रही है कि पुरानी पेंशन फिर से लागू की जाए। और इसके लिए जो ये इन लोगों ने कार्यक्रम बनाया है कि 21 जनवरी को केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में ये बैठक करेंगे, उसके बाद 10 से 20 फरवरी तक ऑनलाइन पिटीशन केंद्रीय स्तर पर दायर करने जाएंगे और इसी के साथ पीएम और सीएम को, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड भेजने का अभियान शुरू करेंगे। जी शिखा। जी दिवाकर जी, जिस तरह से केंद्र कांग्रेस शासित राज्यों में ये पुरानी पेंशन बहाली देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में नहीं है, तो इसका क्या कुछ असर कांग्रेस को मिल सकता है? क्या कुछ फायदा मिल सकता है कांग्रेस को? बिल्कुल बिल्कुल, इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है क्योंकि कर्मचारी भी वोटर ही होते हैं और अगर उनको ये लाभ मिलता है तो वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और इसीलिए कांग्रेस ने ये पेंशन लागू भी की है। कांग्रेस जब भी जिस भी चुनाव में गई उसमें वो पहले ही उन्होंने ये घोषित किया अपने घोषणा पत्र में कि अगर हम सरकार में आते हैं तो पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे। और जिन भी राज्यों में वो आए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो और चाहे अभी हाल में ही वो उन्होंने हिमाचल को जीता, इन तीनों जगह उन्होंने लागू की। झारखंड में भी उनके समर्थन की सरकार है, वहां भी उन्होंने लागू किया और पंजाब में उनकी पहले सरकार थी लेकिन अब आम आदमी पार्टी की है, तो वो योजना आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि जब हम आएंगे, अगर हम सरकार में आते हैं तो पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो भाजपा के अलावा लगभग सभी दल पुरानी पेंशन को बहाल करने के समर्थन में है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां पुरानी पेंशन योजना की बहाली नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़े हुए थे। तो अब लगातार पुरानी पेंशन को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, जहां एक बार फिर इसकी बहाली की मांग उठ रही है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राम जन्मभूमि परिसर में नहीं बनेगा म्यूजियम, सुरक्षा कारणों से नहीं बनेगा म्यूजियम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राम जन्मभूमि परिसर में नहीं बनेगा म्यूजियम, सुरक्षा कारणों के चलते म्यूजियम नहीं बनाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो राम मंदिर का निर्माण 60% पूरा हो चुका है। संग्रहालय बनाना जारी है और जिस तरह से संग्रहालय बनाना सुरक्षा कारणों से संभव नहीं है, ट्रस्ट ने ये माना है और कथा संग्रहालय को अपने अधीन लेने की योजना ट्रस्ट बना रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, म्यूजियम नहीं बनाया जाएगा राम जन्मभूमि में, सुरक्षा के कारणों का हवाला दिया गया है। और अगर निर्माण कार्य की बात करें, राम मंदिर का निर्माण 60% पूरा हो चुका है। संग्रहालय बनाना सुरक्षा कारणों से संभव नहीं है, ट्रस्ट ने ऐसा माना है। बड़ी खबर सामने आ रही है, संग्रहालय बनाना सुरक्षा कारणों से संभव नहीं है। जहां पहले इस बात को कहा जा रहा था कि संग्रहालय बनाया जाएगा, म्यूजियम बनाया जाएगा राम मंदिर में, जहां पुरानी चीजें रखी जाएंगी, लेकिन अब सुरक्षा का हवाला देते हुए ट्रस्ट ने कहा है कि म्यूजियम नहीं बनाया जाएगा, संग्रहालय नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा के कारणों के चलते अब इस पर काफी मंथन किया गया है। कथा संग्रहालय को अपने अधीन लेने की योजना भी ट्रस्ट बना रहा है। और इस खबर पे हमारे साथ दिवाकर मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके इस खबर पे। दिवाकर जी, पहले म्यूजियम बनाने की बात हो रही थी, लेकिन अब सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ट्रस्ट ने कहा है कि संग्रहालय बनाना सुरक्षित नहीं होगा। किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, ये ट्रस्ट के सूत्रों ने बताया है कि राम मंदिर का भव्य निर्माण अभी तक देखिए 60% पूरा हो चुका है और ये राम मंदिर निर्माण समिति की ये योजना है कि 15 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान हो जाएंगे और उसको आम भक्तों के लिए दर्शनार्थ हेतु राम मंदिर खोल दिया जाएगा। तो उसको लेकर ये पूरी कवायद चल रही है और काफी तेज काम हो रहा है। लेकिन इस बीच यही खबर आ रही है
कि राम मंदिर निर्माण समिति ने यह निर्णय लिया है कि जो संग्रहालय हम नहीं बनाएंगे, यहाँ म्यूजियम नहीं बनाएंगे। और उसके जो राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन है निपेंद्र मिश्रा, उन्होंने इसको लेकर शासन को पत्र भी भेजा है। उसकी वजह उन्होंने बताई है, दो वजहें हैं। एक तो वो सुरक्षा कारणों से संभव नहीं है, क्योंकि म्यूजियम को देखने में बड़ी संख्या में लोग वहां पे जुटेंगे, जो सुरक्षा प्रबंधों के लिहाज से ठीक नहीं होता। दूसरा, ट्रस्ट का यह भी कहना है कि विकास योजनाओं का दोहराव ना हो, यानी कि एक ही विकास योजना दो बार न लागू की जाए, क्योंकि जो राम कथा संग्रहालय है वो पहले से ही सरजू नदी के तट पर निर्मित है और इसी को ट्रस्ट अपने अधीन लेने के तैयारी में है और इसी के लिए उन्होंने शासन से अनुमति मांगी है। शिखा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा, उन्होंने ये बात बताई है कि जब इनको ऑर्डर मिल गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अब आप यहाँ राम मंदिर का और पूरी जमीन उनको वो हैंडओवर कर दी गई, तो 50 फीट तक की गहराई का जब नींव खोदा गया तो उसमें चरण पादुका सहित प्राचीन पाषाण और कुंड की खंडित मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त हुए। इसके अलावा बहुत सारी जैसे कलाकृतियां मिली हैं और कुछ कलाकृतियां कमिश्नर के यहाँ रखी हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने लाक करा दी हैं। इन सबको लेके उन्होंने ये कहा डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कि हम ये सब चीजें अपने हाथ में लेकर के राम कथा संग्रहालय में इसको रखवाएंगे और म्यूजियम यहाँ ना बना करके वो राम कथा संग्रहालय हम अपने अंडर में ले लेंगे और जो भी भक्त आएंगे वो संग्रहालय देखना अगर चाहते हैं, म्यूजियम देखना चाहते हैं, तो सरजू नदी के तट पे चले जाएं, जिससे सुरक्षा का प्रबंध करने में हमको कोई दिक्कत ना हो। शिखा, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि राम कथा संग्रहालय में अब तक 150 से अधिक पुरावशेष सुरक्षित हैं। वहां पर पहले से ही राम मंदिर से जुड़े बहुत सारे अवशेष रखे हुए हैं और जिसमें ये क्लियर होता है कि ये प्राचीन हिंदू मंदिर इसमें थे और कई कलाकृतियां हैं, स्तंभ हैं और ये वहीं पे संग्रहित कराया गया है। इसीलिए जो मंदिर निर्माण समिति है वो चाहती है कि ये राम कथा संग्रहालय हम अपने चार्ज में ले लें और इस खुदाई के बाद जो नई खुदाई हुई उसमें जो भी हमको अवशेष मिले हैं, जो कलाकृतियां मिली हैं, वहां पे वो रख करके आम भक्तों के लिए वहां खोल दिया जाए। जी, अगर बात करी जाए सुरक्षा की तो दिवाकर जी, राम मंदिर में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलेगी? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद रहेगी ही, लेकिन आप ये भी सोचिए कि एक बार जब राम मंदिर खुलेगा ना तो पूरे वर्ल्ड से लोग आएंगे, पूरी दुनिया से लोग आएंगे, क्योंकि वो मंदिर भी बहुत भव्य बन रहा है, वो एक दर्शनीय स्थल भी बन रहा है, तो उसको लोग देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ेगी कि यदि उसी में म्यूजियम भी बन जाएगा तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सुरक्षा प्रबंध में कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, तो ये नहीं चाहता राम मंदिर निर्माण समिति, ये नहीं चाहती कि इस तरह की कोई चूक हो जिससे कोई हादसा हो, इसलिए भीड़ को दो तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए अगर जो भी व्यक्ति गया हुआ है वो राम मंदिर संग्रहालय भी देखना चाहता है, म्यूजियम भी देखना चाहता है और रामलला के दर्शन भी करना चाहता है, तो अगर वहां भीड़ है तो कुछ पब्लिक उधर डाइवर्ट हो जाएगी, तो उनको सुरक्षा की व्यवस्था को अच्छी तरह से निभाने के लिए उनको मौका रहेगा, उनको टाइम रहेगा कि जब तक इधर की भीड़ निकल के राम लला का दर्शन करके निकलेगी तब तक वो म्यूजियम वाली भीड़ आ जाएगी। तो इस तरह से यही सोच करके वो लोग यहाँ पे म्यूजियम नहीं बनाना चाहते, क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये दो वजहों से वो वहां पे म्यूजियम नहीं बनाना चाहते। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जी जुड़े हुए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रस्ट ने अहम फैसला लिया है, सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो 60% राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, संग्रहालय बनाया जा रहा है और सुरक्षा कारणों के से अब संग्रहालय बनाना संभव नहीं हो रहा है, ये ट्रस्ट ने माना है और कथा संग्रहालय को अपने अधीन लेने की योजना भी ट्रस्ट बना रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है अभी और सताएगी ठंड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन कड़ाके की सर्दी का अलर्ट, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के आसार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 डिग्री तक लुढ़केगा पारा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी और सताएगी ठंड, हिटरन के साथ बारिश की भी संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 23 जनवरी से 25 जनवरी तक ठंड के आसार,
दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, यूपी में बारिश की संभावना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी और सताएगी ठंड, लगातार ठंड की खबरें सामने आ रही है। मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है। हालांकि कुछ हिस्सों में धूप निकल रही है, जहां कुछ राहत तो मिल रही है, लेकिन ठंडी हवाएं अभी भी लोगों को परेशान कर रही हैं। अब मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी कर दी है। पारा 3 डिग्री तक गिरेगा ठिठुरन के साथ और ठंड होगी। 23 जनवरी से 25 जनवरी के बीच बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं। दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, यूपी में बारिश की संभावना है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ठंड अभी और परेशान करेगी। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन कड़ाके की सर्दी का अलर्ट है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के आसार है। ठिठुरन के साथ बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग 23 जनवरी से 25 जनवरी के बीच बारिश का अनुमान है। और इस खबर पे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरह से ये ठंड लगातार लोगों को परेशान कर रही है और ऐसे में जितना माइनस होता जा रहा है, तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है, उसको देखते हुए क्या कहेंगे, किस तरह से लोग और परेशान हो सकते हैं इस ठंड में? जी शिखा, बताना चाहेंगे कि जो है कि मकर संक्रांति के बाद से जो है कि थोड़ा सा ठंड कम हुआ है, लेकिन मौसम विभाग की जो चेतावनी आई है वो उससे कहीं उलट आई है। मौसम विभाग का सीधे तौर पे कहना है कि मौसम साफ रह रहा है, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो अगले 3 तापमान 3 डिग्री से लेकर के और 0 डिग्री तक जा सकता है। और साथ ही साथ मौसम विभाग ने एक चेतावनी ये भी जारी की है कि 23 जनवरी से लेकर के और 25 जनवरी तक पंजाब और यूपी और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी जो है कि और दिल्ली में भी बारिश की संभावनाएं बन रही है। क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है और इसको लेकर के जो है कि जब वो आगे बढ़ा है तो पहाड़ों पे बर्फबारी तेज हुई है और बर्फबारी वाली जो हवाएं हैं, जो नम हवाएं हैं, जो ठंडक वाली हवाएं हैं, वो मैदानी क्षेत्रों में विशेष करके उत्तर भारत में जो है कि इन कर रहे हैं और इसको लेकर के 3 दिन तापमान में लगातार गिरा और जो बारिश होगी कहीं ना कहीं वो भी तापमान में कहीं गिरने का कारण बनेगी और ठंड बढ़ाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो जो ठंड जा रही थी वो फिर से बैक हो रही है, यानी कोल्ड बैक हो रहा है। और मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है कि ऐसे मौसम में आम पब्लिक अपना ख्याल रखे और साथ ही साथ जो हिल एरिया है, चाहे बात की जाए उत्तराखंड की या हिमाचल प्रदेश की या जम्मू कश्मीर में, ऐसे में जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो पिछले दिनों भी एवलांच आया था और इन हिल एरियाओं में एवलांच की भी जो है कि सूचना जारी की गई है कि आप लोग अलर्ट रहे कि कहीं ना कहीं एवलांच आ सकता है भारी बर्फबारी के चलते। जी पंकज, आखिर क्या वजह है कि लगातार पारा गिरता जा रहा है? क्योंकि हर बार देखा जाता है कि 15 जनवरी के बाद ठंड थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार जो मौसम है वो अलग ही परिस्थितियों में नजर आ रहा है। लगातार अभी और गिरने के आसार है और 3 डिग्री जब लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है अपने आप को ठंड से बचा पाना, और ठंड के समय लोगों की मौतें भी होती हैं। अगर बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की तो वहां पे भी मौसम ठीक नहीं है। लगातार वहां की ठंड भी सिर्फ आम जनजीवन को नहीं, पशु पक्षियों को भी काफी प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह से वो भी पलायन करने को मजबूर है। हाँ जी शिखा, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ठंड के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि ये जो समय होता है अब ठंडी के जाने का समय होता है, लेकिन इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक तरह से पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहा जाता है, वो जब भारत में इन हुआ तो उसको लेकर के काफी घने बादल बने और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के कई एरियाओं में पहाड़ों पे बारिश हुई और वो जो है कि यूपी और उत्तर भारत से धीरे 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 करके आगे बढ़ रहा था। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है और जब बादल लगते हैं तो उस समय बारिश की कहीं ना कहीं संभावनाएं बनती हैं, लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो कहीं ना कहीं वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाता, यानी एक तरह से ग्रीन हाउस की तरह बन जाता है और टेम्परेचर जो है कि नॉर्मल बना रहता है बादल के नीचे। लेकिन जैसे बादल आगे बढ़ते हैं तो फिर खुला आसमान और उस वक्त जब मौसम होता है तो उस समय पाला गिरने के और गलन बढ़ने के आसार बढ़ जाते हैं। मौसम विभाग इसी को लेकर बार बार चेतावनी जारी कर रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब जा चुका है तो कहीं ना कहीं गलन बढ़ेगा और जो पहाड़ों पे जो हैवी स्नोफॉल हुआ है उसको लेकर के जो
हवाएं पहाड़ों से टकरा के चलेंगी, वो कहीं न कहीं मैदानी क्षेत्रों में ठंड के सितम को जारी रखेंगी और कहर मचाएंगी। इसी को लेकर के दिल्ली एनसीआर में ये जो चेतावनी आ रही है कि 3 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री तक तापमान जा सकता है और जी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश की भी संभावना ये 3 दिन बनी हुई है। लेकिन अब देखा जाए कि 3 दिन के बाद क्या कुछ मौसम को लेकर के वेदर बुलेटिन जारी किया जा रहा है, लेकिन इन 3 दिनों में ठंड बढ़ेगी और मौसम विभाग के अनुसार सभी लोग अपना ख्याल रखें और जो है कि बाहर जाने की कोशिश न करें क्योंकि गलन बढ़ी रहेगी। तो जिनका काम है वही बाहर निकले और सबको अपना ख्याल रखना चाहिए। मौसम विभाग की तरफ से ऐसी चेतावनी जारी की गई है कि ये 3 दिन जो है एनसीआर में ठंड को बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए थे। तो लगातार मौसम खराब हो रहा है और ऐसे में लोगों को खुद को बचाने की जरूरत है। मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी करी गई है कि 23 से 25 जनवरी के बीच कड़ाके की ठंड होगी, 3 डिग्री तक पारा गिर सकता है। अब लगातार मौसम खराब हो रहा है और ऐसे में खुद को बचाना काफी जरूरी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हर अपडेट आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए आज की खबर।